Hello friends, in this video we'll talk about the basic features of the Constitution of India. This is one of the topic and chapters in Legal Studies class 11. So we are going to talk about in this chapter about Constitution, its definition and historical perspective of the Indian Constitution and salient features of the Indian Constitution, right? So we just start with directly with the basic structure of the Indian Constitution, meaning of the term Constitution. See, this constitution word is derived from a Latin word constitutio, which means to establish. An Oxford Latin mini dictionary describes constitution as a body of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is acknowledged to be governed. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट जिन बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं. वेड एंड फिलिप्स इन्होंने अपनी बुक कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ country seeks to establish its fundamental or basic or apex organ of the government. Administration describes the structure, composition, power, principles, functions, defines the interrelationship of these organs with one another, and regulates the relationship with the people, more particularly the political relationship. तो जो कुछ भी स्टेट में होता है, ठीक है, वो सब कुछ दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉम्पोजिशन क्या होगा, अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं उनकी पार्ट्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप किस तरह का होगा, और स्पेसिफिकली लोगों का क्या आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, बट मोर प्रिसाइसली पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसा होगा, दैट इज ऑल डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट लेज डाउन ड्यूटीज पावर्स, ये हमने बात कर ली, ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी किस तरह से काम करेंगे. राइट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अरिस्टोटल क्या कहते हैं व्हेन ही डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन, ही सेज एज द वे ऑफ लाइफ विच द स्टेट हैज़ चोजन फॉर इटसेल्फ. छोटी सी डेफिनेशन में बड़ी बात कह दी उन्होंने. ठीक है, कि जिस तरह का वे ऑफ लाइफ कोई स्टेट के लोग अपने लिए चूज करते हैं, मतलब हम अपने देश को किस तरह का बनाना चाहते हैं, किस तरह से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें होने चाहिए, दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट में हैव फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव फीचर्स. अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन एंडलेस है और कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में होनी ही चाहिए, जैसे कि इट शुड बी अ बॉडी ऑफ रूल्स. इट मे बी रिटन और अनरिटन, दोनों तरीके से हो सकता है. बॉडी ऑफ रूल होगा और रिटन या अनरिटन दोनों हो सकता है. देन इट डिटरमाइंस द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट एंड द ऑर्गन. स्टेट की क्या पावर्स हैं और उसके डिफरेंट ऑर्गन लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की क्या पावर्स हैं. इट मे बी रिटन इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट और सेवरल डॉक्यूमेंट्स. एक डॉक्यूमेंट सिंगल हो सकता है जैसे हमारा है, या फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जैसे यूके के हैं, है ना. इट डिटरमाइंस द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन में उस कंट्री के सिटीजन की राइट्स और ड्यूटीज भी मेंशन होती हैं. एंड इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट. वो सबसे फंडामेंटल, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक लॉ होता है स्टेट का, और सबसे बड़ा लॉ भी होता है. उससे बड़ा लॉ कोई नहीं है. बाकी जितने भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं किसी स्टेट में, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होते हैं. सो द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जैसे हमने बात की थी, अलग अलग हो सकते हैं, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स एक जैसा नहीं होते, अलग अलग होते हैं. The government of the state operates in accordance with the principle laid down in the constitution. It helps to maintain law and order in the country. George Jellin had even argued that in the absence of the constitution, every individual, institution, and even the government will ignore law, and as a result, there will be reign of anarchy. जॉर्ज जेलिन क्या कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हर इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और इवन गवर्नमेंट भी लॉज और को इग्नोर करेगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा, एक रीन ऑफ अनार्की, अराजकता का साम्राज्य होगा. राइट, ओके. सो अब बात करते हैं हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाएं तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का.
देखिए आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे और ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी हमारे ऊपर प्रिवेल करती थी, मतलब हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, हम उनके गुलाम थे। वो सॉवरन थे लेकिन हम उनके गुलाम थे। द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन इनैक्टेड सेवरल लेजिस्लेशन फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने अलग अलग लॉज बनाए इंडिया को गवर्न करने के लिए। उनमें से कुछ लॉज यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, इंडियन काउंसिल एक्ट 61, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत जाने माने एक्सपर्ट हैं डी बासु, दुर्गादास बासु। वो अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या कहते हैं that Indian Constitution draws much of its source from Government of India Act 1935. The Government of India Act 35 has provided the administrative detail and language to the provision of the Constitution. मतलब एक तरह से उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सबसे बड़ा सोर्स है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल और उसकी लैंग्वेज और प्रोविजंस को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है। Unlike the Government of India Act 1930 acts, the Act of 1935 referred to India as a federation of provinces. अब क्यों इसको कहा गया कि ये एक तरह से स्केलेटन भी कहा जाता है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इतना बड़ा इसको ओहदा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इसलिए कहा गया क्योंकि बाकी एक्ट्स के बजाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इसमें क्या कहा गया कि इंडिया जो है एक फेडरेशन है, इंडिया इज गोइंग टू बी अ फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स, जिसमें प्रोविंसेस होंगी और इंडियन स्टेट्स मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थी उस वक्त। Autonomy to provinces was given effect by dividing legislative and executive powers between provinces and the center. Provinces were under the executive authority of the governor appointed by the crown. तो जो पावर थी वो सारी प्रोविंसेस और सेंटर में बांटी हुई थी। प्रोविंसेस वर्ड का आज की कंटेक्स्ट में आप इसका सिमिलर वर्ड ले सकते हो स्टेट, जैसे हम आज बोलते हैं ना स्टेट, ठीक है, ऑफ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, तो उस वक्त ये वर्ड प्रोविंस यूज किया जाता था। तो पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन द टू, और जो प्रोविंसेस थी वो अंडर डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके अंडर होती थी? गवर्नर की। यही ट्रेडिशन हमने आज भी फॉलो किया। आज भी हमारे स्टेट में जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं, लेकिन आज प्रेसिडेंट करते हैं, उस वक्त क्राउन करते थे। प्रोविंसेस वर द ऑटोनमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर एक्सरसाइज द पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। आज भी ऐसा ही होता है, उस वक्त भी ऐसा ही था। जो गवर्नर था अपनी पावर को एक्सरसाइज करता था ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। आज भी चीफ मिनिस्टर के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही गवर्नर पावर का इस्तेमाल करते हैं। हु वर इन टर्न रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और ये जो मिनिस्टर्स थे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, आज विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गवर्नर वॉज गिवन डिस्क्रिप्शन टू कैरी आउट सर्टन फंक्शन विदाउट बीइंग बाउंड बाय मिनिस्ट्रियल एडवाइस, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो कुछ ऐसे डिसीजन भी ले सकता था बिना मिनिस्ट्रियल एडवाइस के, लेकिन उसके ऊपर फिर अथॉरिटी किसकी होती थी? गवर्नर जनरल की, जो कि आज के कंटेक्स्ट में सिमिलर पोजीशन आप कह सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। एट द सेंट्रल लेवल में क्या था? अच्छा, इसमें क्या प्रोविजन था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर जनरल। सेंटर में गवर्नर जनरल थे, जैसे आज प्रेसिडेंट होते हैं। गवर्नर जनरल वॉज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। और ये जो गवर्नर जनरल था, इसको किसके एडवाइस पे काम करना था? ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर है, सिमिलर सेम पोजीशन है ना, हमने थोड़े से नाम बदल दिए बस। Who were in turn responsible to the central legislature. Executive Council formed under Government of India Act 1919 functioned as the Council of Ministers. और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बनी थी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह बिहेव करती थी, काम करती थी। गवर्नर जनरल इवन हैड डिस्क्रिशनरी फंक्शंस टू परफॉर्म बट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। गवर्नर जनरल के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर थी जिस तरह की गवर्नर के पास थी प्रोविंसेस में, लेकिन गवर्नर जनरल के ऊपर भी कोई था, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटेन में होता था, जिसके अंडर पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ग्वालियर पुट्स ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन डिस्प्ले। मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, कभी किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अज्यूम्ड द रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, और फिर हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविजन था इसमें।
Central legislature was bicameral consisting of Federal Assembly and the Council of State. इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी कहा गया कि हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल होगा, इसमें एक फेडरल असेंबली होगी और एक काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, जिनके नाम हमने बदल दिए इंडिपेंडेंस के बाद, लोकसभा और राज्यसभा हो गए. सम ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड बाई कैमरल. आज भी हमारे पास भी 6 स्टेट्स हैं जहां बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. बाकी जो प्रोविंसेस थी वहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ही है, और उसमें भी यही प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में. The legislative powers and matters were divided between center and the legislative and the provincial legislatures. The power assigned to the central legislature and the provincial legislature were included in the federal list, provincial list respectively. अब दोनों पावर्स, दोनों जो लेजिस्लेचर्स थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इनके फंक्शंस को बांटा गया था लिस्ट सिस्टम से. जो फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म करती थी दैट वाज मेंशन्ड इन द फेडरल लिस्ट, और जो फंक्शन प्रोविंसेस को फंक्शन फॉलो करने थे या फुलफिल करने थे वो प्रोविंशियल लिस्ट में थे. सेंटर एंड द प्रोविंसेस कुड एक्सरसाइज देयर कंबाइंड अथॉरिटी ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. दोनों गवर्नमेंट जिस पे काम कर सकती थी वो उसको इंक्लूड किया गया, उन फंक्शंस को इंक्लूड किया गया कॉन्करेंट लिस्ट में. आज भी हमारा 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट हैं. फेडरल की जगह यूनियन लिस्ट हो गई, प्रोविंशियल लिस्ट की जगह स्टेट लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट एज इट इज़ आज भी हम इसका टर्म का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल्स दी हैं कि फेडरल लिस्ट में क्या फंक्शंस थे, प्रोविंशियल में क्या थे, कॉन्करेंट में क्या थे. कुछ के बाद अगर हम बात करें, फेडरल लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंक्शन परफॉर्म करने वाली थी, उसमें करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, आर्म्ड फोर्सेस था. अगर प्रोविंशियल लिस्ट की बात करें तो इसमें एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर था. और कॉन्करेंट की बात करें तो मैरिज, डिवोर्स, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, प्रोसीजर एटसेट्रा था. The exercise of legislative power was subject to the various limitation. अब ये जो executive power थी, legislative power थी, I'm sorry, उसके ऊपर कुछ limitation थी, मतलब उसके ऊपर कुछ बंदिशें लगी हुई थी. एब्सोल्यूट पावर नहीं थी इनके पास. उसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल एंड द क्राउन्स पावर टू वीटो अ बिल पास बाय द लेजिस्लेचर. यानी कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर बनाएगी उसके ऊपर गवर्नर जनरल का और क्राउन का रोल होगा, चेक होगा, और वो उसको वीटो कर सकते हैं. मतलब अगर उनको लगे कभी भी कि ये मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है या गलत हो रहा है, दे कैन कैंसिल और डिक्लेयर द बिल नल वॉइड एंड कैंसिल. गवर्नर जनरल पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस एंड परमानेंट एक्ट्स. गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे और परमानेंट एक्ट इशू कर सकते थे व्हेन द लेजिस्लेचर वाज नॉट इन द सेशन, जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है. देन गवर्नर जनरल power to suspend legislature if the proceeding would affect the discharge of special responsibilities. गवर्नर जनरल के पास ये भी अथॉरिटी थी कि वो लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर सकता था. No bill to amend or repeal the law of British Parliament as applicable in India can be introduced in the legislature. और लेजिस्लेचर में कोई भी बिल ऐसा नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज जो कि इंडिया में एप्लीकेबल थे उनको रिपील या उनको अमेंड करता हो. मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के बने हुए लॉज ही सुप्रीम होंगे. राइट. Thus, the central legislature and similarly the provincial legislature were to act under the instructions of Governor General, Secretary of State, and ultimately the sovereign powers of the British Crown. Indians were given very limited rights of self-governance. इसमें बड़ी एक लिमिटेड पावर दी गई थी सेल्फ गवर्नेंस की इंडियन को. बल्कि सबसे पहले हमारे पर गवर्नर जनरल का चेक था, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था, और अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन का चेक था. मतलब हम सॉवरन नहीं थे. तो इस वजह से जो ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन थी लोगों के बीच में कि हमको सेल्फ गवर्नेंस का राइट नहीं दिया जा रहा है ना, और तो इस वजह से जो था इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स. बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और इवेंचुअली the colonial government conceded that the Constitution of India would be framed by an elected Constituent Assembly consisting of Indian people. Ultimately Britishers तैयार हो गए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इंडियंस अपने लिए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो कि जिसमें सिर्फ इंडियंस ही होंगे. और ये भी अग्री किया गया कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी किसी भी आउटसाइड कंट्रोल के बगैर. तो पहली मीटिंग इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इट वाज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उन्होंने इलेक्ट करके इसमें मेंबर्स को भेजा और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी. एंड इट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर्मली कमेंस द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. तो जब ये पहली बार मिली
तभी 9 दिसंबर 1946 को तभी से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम शुरू हुआ। फर्स्ट डे इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये भी हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। तब तक आप अपना ख्याल रखें और टेक केयर। थैंक यू सो मच।